कल हमने स्टार्टिंग मेथड्स फॉर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर एंड कैपेसिटर स्टार्ट मोटर यहाँ तक हमने पढ़ा था। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ ये टॉपिक को। देन उसके बाद आगे की जो मशीन है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर, यूनिवर्सल मोटर, शेडेड पोल मोटर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में कैसे कंस्ट्रक्शन होता है। स्प्लिट फेज मोटर इज ऑल्सो नोन एज द रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर. It has the single cage rotor and its stator has the two winding known as the main winding and starting winding. Both the windings are displaced 90 degrees in a space. The main winding has very low resistance and high inductive reactance. Main winding having low resistances and high inductive reactance, whereas the starting winding has high resistance and low inductive reactance. Okay. Now this is the circuit diagram for the split phase induction motor. Here single phase supply is given to the stator winding. अभी जो stator winding जो रहती है दो पार्ट में split है यहाँ पे, main winding and auxiliary winding. Auxiliary winding is nothing but the starting winding. Again here centrifugal switches are connected. ठीक है, अभी इसका वर्किंग कैसा है। A resistor is connected in a series with the auxiliary winding. ठीक है, रेजिस्टर यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। नाउ द करंट इन द टू वाइंडिंग्स इज नॉट इक्वल, एज अ रिजल्ट द रोटेटिंग फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, अभी ये जो हमारी दो वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये दोनों वाइंडिंग में से जो करंट जो फ्लो हो रहा है, मेन वाइंडिंग में से IM फ्लो हो रहा है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में से IA फ्लो हो रहा है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग में रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, तो दोनों वाइंडिंग में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम नहीं है। ठीक है, उसमें डिफरेंसेस है। तो अभी यहाँ पे जो रोटेटिंग जो फील्ड प्रोड्यूस होंगी वो यूनिफॉर्म नहीं रहेंगी, क्योंकि करंट जो है वो डिफरेंट है दोनों वाइंडिंग में। हेंस द स्टार्टिंग टॉर्क इज स्मॉल। कितना रहेगा 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ द स्टार्टेड रनिंग टॉर्क। रनिंग टॉर्क से ये स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो कम रहेगा 1.5 to 2 टाइम्स। एट द स्टार्टिंग ऑफ द मोटर बोथ द वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। स्टार्टिंग में मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग यहाँ पे पैरेलली कनेक्टेड रहती है। as soon as the motor reaches the speed of about 70 to 80% of the synchronous speed, the starting winding is disconnected automatically from the supply mains. ठीक है, तो जब हमारी मोटर 70 to 80% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड अचीव करती है तो ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है वो क्या हो जाती है, यहाँ से सर्किट में से डिस्कनेक्ट हो जाती है। और वे किसके हेल्प से डिस्कनेक्ट होती है, दिस सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग को जब हमारी मोटर 75 to 80% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड अचीव करती है। ओके, नाउ if the motor are rated about 100 watt or more than 100 watt, centrifugal switch is used to disconnect the starting winding, and for the smaller ratings of motor, relay is used for disconnecting of the winding. अभी यहाँ पे ये डायग्राम में दिख रहा है सेंट्रीफ्यूगल स्विच और रिले। ठीक है, तो कब सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज करेंगे, कब रिले यूज करेंगे फॉर डिस्कनेक्टिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जब हमारी इंडक्शन मोटर की जो रेटिंग जो है 100 वैट या फिर उससे ज़्यादा है, उस कंडीशन में सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्ट करेंगे। या फिर उस 100 वैट से जब कम है तो हम रिले कनेक्ट करेंगे वहाँ पे। अभी रिले कैसे कनेक्ट करना है, रिले इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद द मेन वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग के साथ हमें रिले कनेक्ट करना है। एट द स्टार्टिंग द हेवी करंट फ्लोज इन द सर्किट and the contact of the relay gets closed. Thus, the starting winding is in the circuit, and as the motor attains the predetermined speed and the current in the relay starts decreasing. Therefore, relay opens and disconnect the auxiliary winding from the supply and making the motor run on the main winding only. ठीक है, नाउ दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर द स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो मेन वाइंडिंग में से करंट जो फ्लो होता है, यानी करंट इन द मेन वाइंडिंग IM, it lags behind the supply voltage V almost by the 90-degree angle. ठीक है, IM is lagged by the 90-degree angle
and current in auxiliary winding, that is IA, is approximately in phase with the line voltage. ठीक है, IA जो है in phase है line voltage के साथ, और IM कैसा है, it lag behind the supply voltage V by 90 degree angle. So the there exists the time difference between the current of the two winding. ठीक है, अभी इन दोनों के बीच में time phase difference है. So this time phase difference, that is theta, is not 90 degrees but in the order of 30 degrees, and this phase difference is enough to produce the rotating magnetic field. अब ये दोनों वाइंडिंग में जो करंट जो फ्लो होता है वो डिफरेंट है, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे फेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. अब वो फेज डिफरेंस की वजह से क्या होता है, वहां पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. नाउ द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, ये है टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स. अभी यहाँ पे दो वेवफॉर्म में एक रेड वेवफॉर्म जो है वो स्टार्टिंग कंडीशन फॉर मोटर के लिए है, यानी उस समय मोटर जो है मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग पे रोटेट होती है. ठीक है, और जैसे वो सिंक्रोनस स्पीड अचीव करती है 70 to 80%, तो जो N0 दिख रहा है स्विच ओपन, ठीक है, इट रिप्रेजेंट स्विच कनेक्शन. ठीक है, यानी 75 to 80% स्पीड अचीव करने के बाद क्या होता है, वो हमारी जो स्विच जो है वो हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देती है, और मोटर जो है ओनली मेन वाइंडिंग के ऊपर रोटेट होती है. दिस इज द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर. Here the N0 at the point which the center to the switch is operate. The starting torque of the resistance start motor is about 1.5 टाइम्स ऑफ द फुल लोड टॉर्क. इसका स्टार्टिंग टॉर्क 1.5 टाइम्स ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू फुल लोड टॉर्क कंडीशन ऑफ मोटर. द मैक्सिमम टॉर्क इज अबाउट 2.5 टाइम्स ऑफ द फुल लोड टॉर्क. The maximum torque कितना रहता है, it is about 2.5 times of the full load torque and at about 75% of synchronous speed. At about 75% of synchronous speed जो maximum torque हमें मिलता है वो 2.5 times ज़्यादा रहता है as compared to the full load condition of the induction motor. Then starting current of the motor is also high, about 7 to 8 times of the full load value. Okay, now the direction of the resistance start motor, or it is also called as a split phase induction motor, it can be reversed by reversing the line connection of either main winding और द स्टार्टिंग वाइंडिंग. अगर हमें डायरेक्शन रिवर्स करना है तो क्या करना है, यहाँ पे जो स्टेटर के जो दो वाइंडिंग है किसी एक वाइंडिंग का हमें कनेक्शन जो है वो रिवर्स करना है. एक मिनट रुको. ठीक है, फॉर रिवर्सिंग द डायरेक्शन we have to reverse any one वाइंडिंग कनेक्शन, मेन वाइंडिंग या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो है उसके कनेक्शन हमें रिवर्स करना है. सो द रिवर्सल ऑफ द मोटर इज पॉसिबल एट द स्टैंड स्टिल कंडीशन ओनली. नाउ where this split phase induction motor use, it is used in washing machine, air conditioning fans, then motors are used in a mixer grinder, floor polishers, then blowers and centrifugal pumps and drilling and lathe machine. ठीक है, तो इसका वर्किंग समझा है सभी को स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का. अभी सिमिलरली सेम वर्क कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का, बट यहाँ पे एडिशनली एक सिर्फ कैपेसिटर लगाया है. ठीक है, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर की हेल्प से क्या होता है, इंडक्शन मोटर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. अ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर आर अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर that employs a capacitor in a auxiliary winding circuit. ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट है. ठीक है, अभी कैपेसिटर क्या करता है, क्यों कनेक्ट किया है, इट प्रोड्यूस द ग्रेटर फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट इन द मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग. जो दोनों वाइंडिंग है मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में से जो करंट जो फ्लो होता है, तो ये कैपेसिटर क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस द ग्रेटर फेज डिफरेंस between the current in these two windings. So the name capacitor start itself shows that motor uses the capacitor for the purpose of the starting. ठीक है, अभी यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, यानी फॉर स्टार्टिंग ऑफ द इंडक्शन मोटर वी रिक्वायर्ड अ कैपेसिटर हियर. ठीक है, अगेन
कनेक्शन डायग्राम सिमिलर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर लगाया है। सिंगल फेज सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर वाइंडिंग यानी मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग, देन सिंगल केज रोटर इज कनेक्टेड, अगेन सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज also here, an additional component is the capacitor. Starting capacitor is connected with the auxiliary winding. Okay, now the capacitor start has a cage rotor and has the two windings on this stator. They are known as the main winding and the auxiliary winding, auxiliary or the starting winding. So the two windings are placed 90 degrees apart and the starting capacitor, that is CS, is connected in a series with the starting winding. ठीक है, कंस्ट्रक्शन इसका ऐसा ही है जैसे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का है कि दो स्टेटर वाइंडिंग है, मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग, उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, एक सिंगल फेज रोटर है, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज आल्सो कनेक्टेड इन द सर्किट, बट एक कैपेसिटर जो है ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट किया है फॉर द स्टार्टिंग पर्पज ऑफ इंडक्शन मोटर. नाउ दिस इज द फेज डायग्राम फॉर द कैपेसिटर स्टार्ट मोटर. अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है कि IM जो है मैक्सिमम मेन वाइंडिंग का जो करंट है, it is lagging, which is lagging the auxiliary current IA by 90 degrees as shown in the phasor diagram above. ठीक है, IM जो है IA से 90 डिग्री लैग पर है. thus the single phase supply current is split into two phases. ठीक है, तो करंट जो फ्लो होता है मोटर में से वो दो फेज में स्प्लिट हो रहा है क्योंकि मेन वाइंडिंग है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, तो दोनों वाइंडिंग में से डिफरेंट करंट फ्लो होता है. ठीक है, so the two windings are displaced apart by 90 degrees electrical and their MMF, यानी magnetomotive force are equal in the magnitude but 90 degrees apart in a time phases. So the motor acts as a balanced two-phase motor in this condition. Okay. As the motor approaches its rated speed, the auxiliary winding and the starting capacitor is disconnected automatically by the centrifugal switch and provided on the shaft of the motor. अभी वर्किंग इसका भी वैसा ही है, स्प्लिट फेज का जैसा है कि जैसे मोटर 75 to 80% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड अचीव करेंगी, तो स्प्लिट फेज में क्या होता था, ऑक्सिलरी वाइंडिंग डिस्कनेक्ट होती थी सप्लाई में से और मोटर जो है कंटिन्यूअसली रन होती है मेन वाइंडिंग में. अभी यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ साथ जो स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा है सीरीज में ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ, वो भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा. ठीक है, एंड देन हमारी मोटर जो है मेन वाइंडिंग के ऊपर ही कंटिन्यूसली रोटेट होंगी जब वो रनिंग कंडीशन में आती है तब. यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है. ठीक है, नाउ अगेन टॉप स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर दिस मोटर. रेड वेवफॉर्म शोज द स्टार्टिंग कंडीशन फॉर इंडक्शन मोटर. ठीक है, इस समय क्या रहता है, मेन वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग और जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर जो रहता है, ठीक है, उसके ऊपर हमारी मोटर रोटेट होती है स्टार्टिंग कंडीशन में. और जब 75 to 80% ऑफ स्पीड अचीव करती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देगा सप्लाई में से और हमारी मोटर जो है कंटिन्यूसली रन होंगी मेन वाइंडिंग. ठीक है, ये है टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर. नाउ अगेन यहाँ पर भी रिवर्सिंग पॉसिबल है, जैसे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में हम करते थे कि किसी स्टेटर वाइंडिंग की किसी एक वाइंडिंग मेन वाइंडिंग या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग का कनेक्शन हमने अगर रिवर्स किया तो हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होती है. सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही होता है. ठीक है, नाउ दिस मोटर हैविंग द कॉस्ट मोर कॉस्ट एज कम्पेयर टू द स्प्लिट फेज मोटर. क्यों इसका कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल कंपोनेंट लगाया है फॉर स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर. स्टार्टिंग कैपेसिटर हमने लगाया है, इस वजह से यहाँ पे जो कॉस्ट जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर. ठीक है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द कैपेसिटर स्टार्ट मोटर. कहाँ पे यूज होता है, दिस मोटर आर यूज फॉर द लोड्स ऑफ अ हायर इनर्शिया वेयर फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग इज रिक्वायर्ड. जहाँ पे लोड्स ज्यादा है, वहाँ पे हायर लोड है, वहाँ पे ये यूज होता है मोटर. एंड इंस्टेंटेनियस स्टार्टिंग अगर चाहिए उसके लिए, then used in a pumps and compressor, used in refrigerator and air conditioner compressor, and they are also used for the conveyors and machine tools. ठीक है, so these are the application of the capacitor start motor. ठीक है, ये दोनों मोटर में किसी का डाउट है क्या? यस, ये समझा है ना सभी को, ये दोनों मोटर यस मैम. स्प्लिट पे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर.
है। अभी हमने देखा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, यहाँ पे ये कौन सी है, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, द कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर हैज अ केज रोटर, सिंगल फेज स्क्विरल केज रोटर है यहाँ पर भी, एंड स्टेटर हैज द टू वाइंडिंग्स नोन एज द मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, जैसे स्प्लिट पेयर और कैपेसिटर स्टार्ट में कंस्ट्रक्शन था सिमिलर है। ठीक है, स्टेटर और रोटर का कंस्ट्रक्शन सेम है यहाँ पे। नाउ द टू वाइंडिंग्स आर displaced in a 90 degrees in a space। जो स्टेटर की जो दो वाइंडिंग है, मेन एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग, they are displaced in a 90 degrees in a space। there are two capacitor in this method, one is used at the time of the starting, it is known as the starting capacitor, and the other one is used for the continuous running of the motor and is known as the run capacitor। अभी यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे दो कैपेसिटर यूज किए हैं। एक कैपेसिटर है स्टार्ट कैपेसिटर, जो स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर उसकी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज रनिंग कैपेसिटर यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, जैसे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में सिर्फ एक ही कैपेसिटर था स्टार्टिंग पर्पस के लिए CS, ये मोटर में दो कैपेसिटर यूज किए, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर है और एक रन कैपेसिटर है। ठीक है, सो दिस मेथड मोटर नेम इज known as a capacitor start and capacitor run motor। ठीक है, दिस मोटर इज ऑल्सो नोन एज अ टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर। ये मोटर को हम और क्या बोलते हैं, टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर, क्योंकि दो कैपेसिटर है, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन, रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर है इस वजह से। नाउ द कनेक्शन डायग्राम फॉर दिस मोटर, हियर देखो अभी यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई अगेन गिवन टू द स्टेटर वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग, एंड सिंगल केज स्क्वायरल केज रोटर है यहाँ पे कनेक्टेड। नाउ अभी यहाँ पे दो कैपेसिटर कनेक्टेड है पैरेलली, CR यानी रनिंग कैपेसिटर, रन कैपेसिटर, एंड CS मींस स्टार्टिंग कैपेसिटर, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज आल्सो कनेक्टेड। ठीक है, नाउ there are two capacitor in this motor represented by CS and CR। At the starting, the two capacitors are connected in a parallel। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग कंडीशन में ये दोनों कैपेसिटर जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, और द कैपेसिटर CS इज द स्टार्टिंग कैपेसिटर एंड इज द शॉर्ट टाइम रेटेड। ठीक है, स्टार्टिंग कैपेसिटर CS है ना स्टार्टिंग कैपेसिटर, और उसका टाइम कितना रहता है, शॉर्ट टाइम रेटेड है। क्यों शॉर्ट टाइम रेटेड है, क्योंकि हमारी जो मोटर जो है जब सिंक्रोनस स्पीड 70 to 80% सिंक्रोनस स्पीड अचीव करती है, तो क्या होता है, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर डिस्कनेक्ट हो जाता है सप्लाई में से। ठीक है, यानी इसका वर्किंग क्या है, सिर्फ इसका मेन मोटर क्या है, सिर्फ ये स्टार्ट करता है इंडक्शन मोटर को। ठीक है, और जब ये मोटर हमारी कंटिन्यूसली रोटेट होने लगती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच इसको डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है, दैट्स व्हाई द कैपेसिटर CS इज द शॉर्ट टाइम रेटेड कैपेसिटर एंड इट इज ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर का टाइप यूज करेंगे वो हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर फॉर द स्टार्टिंग पर्पस। ठीक है, नाउ द लार्ज अमाउंट ऑफ अ करंट required to obtain the starting torque, therefore the value of the capacitive reactance should be low in the starting winding। ठीक है, अभी हमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायरमेंट है स्टार्टिंग में, अगर हमें हायर टॉर्क प्रोड्यूस करना है, तो जो हमारे कैपेसिटर जो कनेक्टेड है स्टार्टिंग वाइंडिंग को, जो कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो उसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो चाहिए वो लो चाहिए। ठीक है, और उसका वैल्यू कितना रहता है, XA का, और स्टार्टिंग कैपेसिटर कैपेसिटिव रिएक्टेंस वैल्यू इज XA इक्वल्स टू 1/2 pi HCA। इसके हेल्प से हम उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, the rated line current is smaller than the starting current at the normal operating condition of the motor। ठीक है, अभी जो हमारा लाइन करंट जो रहता है मोटर का वो स्मॉल रहता है एज कम्पेयर टू द रेटेड करंट जो रहता है। ठीक है, वो स्मॉल रहता है एज कम्पेयर टू द स्टार्टिंग करंट ऑफ द मोटर। स्टार्टिंग में हैवी इनरश करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो वो रेटेड से ज्यादा रहता है। सो द रेटेड लाइन करंट इज स्मॉलर देन द स्टार्टिंग करंट। दिस इज द नॉर्मल obvious condition for every induction motor। So the value of the capacitive reactance should be large। ठीक है, तो उस समय नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज्यादा चाहिए, और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, XR इक्वल्स टू 1/2 pi XPR and the value of run capacitor should be small। As the motor reaches the synchronous speed, the capacitor CS is disconnected from the circuit by the centrifugal switch SC। ठीक है, अगेन
अगर हमारी मोटर सिंक्रोनस स्पीड अचीव कर लेते हैं 70 to 80%, तो हमारा जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच के हेल्प से, और हमारी मोटर जो है वो कंटिन्यूसली रोटेट करेंगी, और जो सीआर जो है दैट इज रन कैपेसिटर, वो परमानेंटली यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, सीआर जो है रन कैपेसिटर, इट इज परमानेंटली कनेक्टेड इन द मोटर, क्योंकि इसके हेल्प से ही वो कंटिन्यूसली रोटेट होंगी। तो यहाँ पे अभी हमें क्या पता चल रहा है कि हम स्टार्टिंग कंडीशन में दोनों ये जो कैपेसिटर जो है, दोनों वाइंडिंग और कैपेसिटर पैरेलली कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, जैसे हमारी मोटर्स सिंक्रोनस 70 to 80% सिंक्रोनस स्पीड अचीव करेंगी, तो ये जो स्टार्टिंग कैपेसिटर जो लगाया है वो रिमूव हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एससी। तो हमारी मोटर जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली रोटेट होंगी ऑन मेन वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड रनिंग कैपेसिटर। यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग डिस्कनेक्ट नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसे बाकी जो दो मोटर थी वहां पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग डिस्कनेक्ट होती थी, यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग डिस्कनेक्ट नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग कैपेसिटर जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है ये मोटर के लिए। ठीक है, तो जब सिंक्रोनस स्पीड अचीव करेंगी मोटर, तो हमारी मोटर कंटिन्यूसली रोटेट करेंगी ऑन मेन वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड रनिंग कैपेसिटर के हेल्प से। ओके, now figure shows the phasor diagram for the capacitor start capacitor run motor। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो फिगर ए, जो फिगर सबसे फर्स्ट वाली जो फिगर है, इट शोज द फेजर डायग्राम when at the starting both the capacitor are in the circuit। ठीक है, यानी ये फर्स्ट जो फिगर शो कर रहा है कि जब दोनों कैपेसिटर सर्किट में कनेक्टेड है, यानी सीआर और सीएस स्टार्टिंग कंडीशन में जब दोनों कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो उस समय हमारा थीटा जो रहेगा, थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, इनका जो फेस डिफरेंस जो रहेगा वो 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग कंडीशन में आईएम जो है ये करंट हमारे मेन वाइंडिंग में से फ्लो होता है, आई जो है ऑक्सिलरी वाइंडिंग में से फ्लो होता है। तो ये दोनों स्टेटर वाइंडिंग जो है उनका, उनमें स्टेटर वाइंडिंग में से जो करंट फ्लो हो रहा है, तो उनका फेज डिफरेंस 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा तब जब स्टार्टिंग में दोनों कैपेसिटर सर्किट में कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, नाउ सेकेंड फिगर, उसके बाजू की फिगर देखना है, वहां पे क्या दिया है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी when phasor diagram show when the starting capacitor is disconnected and theta becomes equals to 90 degree, यानी ये रनिंग कंडीशन के लिए फेजर डायग्राम है। रनिंग कंडीशन में क्या होता है, मोटर कंटिन्यूसली रोटेट होती है, मेन वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड रन कैपेसिटर, उस समय क्या होता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर डिस्कनेक्ट हो जाता है सप्लाई में से। सो तब थीटा यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना क्रिएट होता है स्टेटर वाइंडिंग में, 90 डिग्री, इट शुड थीटा इज इक्वल्स टू द 90 डिग्री। ठीक है, नाउ this is the torque speed characteristics for the capacitor start and capacitor run motor। अभी यहाँ पे अगेन जो रेड वेवफॉर्म शो कर रहा है, इट इज द स्टार्टिंग कंडीशन फॉर द मोटर। इस समय मेन ऑक्सिलरी वाइंडिंग और सीआर और सीएस ये दोनों कैपेसिटर के ऊपर हमारी मोटर रोटेट होती है। देन सिंक्रोनस स्पीड अचीव करने के बाद सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या कर देता है, हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है सप्लाई में से, और हमारी जो मोटर जो है मेन वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग और रन कैपेसिटर पे रोटेट होती है। जो ब्लू वेवफॉर्म जो शो कर रहा है, दैट इज द दिस वेवफॉर्म इज फॉर द रनिंग कंडीशन ऑफ द मोटर एंड रेड वेवफॉर्म इज शोन द स्टार्टिंग कंडीशन ऑफ द मोटर। ठीक है, नाउ दिस टाइप ऑफ मोटर इज अ क्वाइट एंड स्मूथ रनिंग प्रोवाइड करता है ये। दे हैव द हायर एफिशिएंसी देन द मोटर दैट रन ऑन द मेन वाइंडिंग ओनली। ठीक है, तो इसकी इफिशियंसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द जो मोटर जो है ओनली मेन वाइंडिंग पे घूमती है, यानी मेन वाइंडिंग पे कौन सी मोटर घूमती है, सिर्फ ये स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो इसकी इफिशियंसी जो है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर से ज्यादा है। They are used for a loads of a higher inertia requiring the frequent start, where the maximum pull-out torque and efficiency required are higher. Then the two-value capacitor motor are used in a pumping equipment, refrigeration and air compressor। कहाँ पे यूज होता है ये, पंपिंग इक्विपमेंट में, रेफ्रिजरेशन के लिए और एयर कंप्रेसर में ये मशीन जो है यूज होती है। समझी है क्या, ये मशीन का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल समझा है सभी को? Yes, ma'am. Okay. Now next motor is
शेडेड पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. Shaded pole single phase induction motor. Now this is the constructional diagram for 4-pole shaded pole construction of single phase induction motor. अभी यहाँ पे क्या रहता है, जो हमारे स्टेटर वाइंडिंग जो है, ठीक है, तो स्टेटर वाइंडिंग्स के लिए यहाँ पे स्टेटर पोल्स कनेक्ट रहते हैं ये मोटर में, ठीक है. वो स्टेटर पोल के ऊपर वाइंडिंग्स जो है वो माउंट रहती है, और जो स्टेटर पोल जो रहते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड रहते हैं ये मोटर में. एक रहता है उसमें अनशेडेड पोर्शन और दूसरा रहता है शेडेड पोर्शन. अभी ये शेडेड पोर्शन के वजह से क्या इफेक्ट होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के वर्किंग में, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है. नाउ इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है. इट हैज अ सैलिएंट पोल ऑन द स्टेटर एक्साइटेड बाय द सिंगल फेज सप्लाई एंड स्क्विरल केज रोटर. ठीक है, स्टेटर पे पोल्स है, यहाँ पे वहाँ पे वाइंडिंग्स जो है माउंट है. अगेन सिंगल फेज सप्लाई देने के बाद ये वहाँ पे एनर्जाइज होंगी वाइंडिंग, एंड इट कंसिस्ट ऑफ द सिंगल फेज स्क्विरल केज रोटर. ठीक है, ये इनर सर्कुलर पोर्शन जो है इट इज द स्क्विरल केज रोटर. ठीक है, और यहाँ पे सिंगल स्टेटर वाइंडिंग को सिंगल फेज सप्लाई प्रोवाइड किया है. ठीक है, नाउ द स्टेटर कंसिस्ट ऑफ द पोल्स and each pole is splitted into the two parts. स्टेटर में पोल्स है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द पोल. अभी ये पोल्स जो है वो दो पार्ट में स्प्लिट हुए हैं. एक पोर्शन जो है अनशेडेड है, दूसरा है शेडेड पोर्शन. ठीक है, द स्टेटर कंसिस्ट ऑफ द पोल एंड ईच पोल इज स्प्लिटेड इनटू द टू पार्ट्स विथ वन पोर्शन इज सराउंडेड बाय द शॉर्ट सर्किटेड कॉपर बैंड. ठीक है, यानी जो शेडेड पोर्शन जो है वहाँ पे शॉर्ट सर्किटेड कॉपर बैंड है. ठीक है, उसे हम शॉर्ट सर्किटेड, वो शेडेड पोर्शन को यानी वो पोल को, वो जो पार्ट जो है दूसरा पार्ट है उसको हमें शेड करना है, शेडेड बैंड प्रोवाइड करना है. तो क्या करते हैं हम, वहाँ पे शॉर्ट सर्किटेड कॉपर बैंड लगाते हैं वहाँ पे. ठीक है, और एक रहेगा अनशेडेड पोर्शन, शेडेड एंड अनशेडेड पोर्शन. नाउ व्हेन द सिंगल फेज सप्लाई is applied across the stator winding and alternating field is created. ठीक है, बेसिक वो यही है कि सिंगल फेज सप्लाई जब हम स्टेटर वाइंडिंग को देते हैं तो वहाँ पे अल्टरनेटिंग फील्ड प्रोड्यूस होती है. नाउ द फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म ड्यू टू द शेडिंग बैंड्स ऑन द पोल. अभी यहाँ पे जो फील्ड अल्टरनेटिंग फील्ड क्रिएट होती है, देन फ्लक्स क्रिएट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है मोटर में वो यूनिफॉर्मली नहीं क्रिएट होता, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस शेडिंग बैंड. ठीक है, नाउ द शेडिंग बैंड एक्ट एज अ सिंगल टर्न कॉइल एंड when linked with the alternating flux EMF is induced in it. ठीक है, अब जब यहाँ पे ये जो शेडिंग बैंड जो है वो लिंक होंगे हमारे अल्टरनेटिंग फ्लक्स के साथ, तो यहाँ पे EMF इंड्यूस होता है मोटर में. ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई इज अप्लाइड टू द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ द मोटर एंड अल्टरनेटिंग फील्ड इज क्रिएटेड. सो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस मोटर इज नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज ऑफ दैट शेडिंग बैंड्स ऑन द पोल. द शेडिंग बैंड एक्ट्स एज अ सिंगल टर्न कॉइल. तब ये एज अ सिंगल टर्न कॉइल एक्ट करते हैं जब ये शेडिंग बैंड लिंक होते हैं अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रही है मोटर में उसके साथ, तब वहाँ पे EMF इंड्यूस होता है, तब इट इज एक्ट्स एज अ सिंगल टर्न कॉइल. नाउ द EMF सर्कुलेट द करंट एज इट इज सिंपली अ शॉर्ट सर्किट. ठीक है, EMF इंड्यूस होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ये करंट सर्कुलेट करता है. ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ पे सर्कुलेट होता है. नाउ the current produces the magnetic flux in the shaded part of a pole to oppose the cause of its production. ठीक है, अभी ये करंट जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, that current produces the magnetic flux. करंट की वजह से क्या होता है, जो शेडेड पार्ट है पोल का वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, which opposes the cause of its production, which is change in the alternating flux and produced by the winding of the motor. करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स शेडेड पार्ट पे क्रिएट हो रहे हैं, उसके वजह से क्या होता है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स चेंज होती है एंड इट विच इज प्रोड्यूसेस इन द वाइंडिंग ऑफ द मोटर. नाउ कंसिडर द थ्री डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ अ टाइम T1, T2, T3 ऑफ द फ्लक्स वेव टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ शेडिंग बैंड. ठीक है, अभी ये सेकेंड डायग्राम देखना है. ठीक है, ये सेकेंड डायग्राम दिया है
अभी ये स्टेटर पोल, ये जो स्टेटर पोल्स है, ठीक है, यहाँ पे शेडिंग बैंड्स, यहाँ पे दिख रहा है आपको शेडिंग बैंड्स जो है यहाँ पे लगाया है। ये शेडिंग बैंड्स का क्या इफेक्ट होता है इसके बारे में अभी हमें पढ़ना है, ठीक है। नाउ एट इंस्टेंट T1 पे क्या होता है, जो फ्लक्स क्रिएट होता है मोटर में वो पॉजिटिव रहता है एंड राइजिंग इन नेचर, ठीक है। एंड hence the shading band current produces its own flux to oppose the rising main flux, ठीक है। at T1, ये जो इंस्टेंट जो है T1 एट T इक्वल्स टू T1, यहाँ पे जो है फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, मोटर का फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। पर शेडिंग बैंड का भी उसका अपना फ्लक्स रहता है, ठीक है। तो ये दोनों फ्लक्स क्या करते हैं, अपोज करते हैं, ठीक है। दिस टू फ्लक्सेस, मोटर का जो मेन फ्लक्स और शेडिंग बैंड का जो फ्लक्स है वो दोनों अपोज करते हैं एट दिस इंस्टेंट, ओके। नाउ due to this opposition, the net flux in a shaded portion of a pole is lesser than that in a unshaded portion, ठीक है। अभी यहाँ पे अपोजिशन होता है दोनों फ्लक्स में, तो उसके वजह से क्या होता है, जो नेट फ्लक्स रहता है शेडेड पोर्शन का वो लेस रहता है एज कंपेयर टू द अनशेडेड पोर्शन, एंड thus the magnetic axis line in the unshaded portion and away from the shaded portion, ठीक है। अभी ये डायग्राम से आपको पता चलेगा एट T इक्वल्स टू T1 जो मैग्नेटिक एक्सिस लाइन है, ठीक है, तो वो कहाँ पे प्लेस है, अनशेडेड पोर्शन में प्लेस है। क्यों है, क्योंकि मोटर का मेन फ्लक्स और शेडेड पोर्शन जो है, शेडेड बैंड है, उसका फ्लक्स क्या है, अपोजिट इन नेचर है, ठीक है। ड्यू टू दिस अपोजिशन यहाँ पे अनशेडेड पोर्शन में जो नेट फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो कम, शेडेड पोर्शन में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है नेट फ्लक्स वो कम रहता है एज कंपेयर टू द अनशेडेड पोर्शन। दैट्स व्हाई मैग्नेटिक एक्सिस लाइन देखो अनशेडेड पोर्शन में प्लेस है एट T इक्वल्स टू द T1। नाउ जब हमारा टाइम इंस्टेंट T2 रहेगा, ठीक है, एट टाइम एट T इक्वल्स टू T2, तब क्या होता है, the flux is maximum, ठीक है, flux is maximum and the rate of change of the flux is zero। इस कंडीशन में फ्लक्स जो रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा और उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना रहेगा, जीरो रहेगा। सो द शेडिंग बैंड ईएमएफ एंड द करंट आर जीरो, ठीक है। फ्लक्स जीरो है तो उसका ईएमएफ और करंट भी जीरो रहेगा शेडिंग बैंड में। thus the flux distribution among the shaded and unshaded portion is equal, so the magnetic axis line in the center of the pole, ठीक है। अभी यहाँ पे T इक्वल्स टू T2 क्या हो रहा है, हमारी मैग्नेटिक एक्सिस लाइन अनशेडेड पोर्शन और शेडेड पोर्शन के सेंटर में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों सेंटर में है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट मैक्सिमम फ्लक्स क्रिएट हो रहा है एंड दैट मैक्सिमम फ्लक्स रेट ऑफ चेंज इज जीरो, तो ईएमएफ और जो करंट फ्लो होगा वो भी जीरो रहेगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक एक्सिस लाइन जो है वो सेंटर में है पोल के, ठीक है, ना पूरी तरह से अनशेडेड पोर्शन में है ना फिर शेडेड पोर्शन में, ये दोनों के बीच में ये मैग्नेटिक एक्सिस लाइन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है एट T इक्वल्स टू T2। नाउ एट टाइम T इक्वल्स टू T3, ठीक है, एट टाइम T इक्वल्स टू T3 क्या होता है, फ्लक्स इज पॉजिटिव, जो एक्चुअल फ्लक्स जो मोटर का वो पॉजिटिव का रहेगा बट वो डिक्रीजिंग इन नेचर रहेगा, ठीक है। and hence according to the Lenz's rule the shading band EMF and current try to oppose the fall in the main flux। again यहाँ पे क्या करेगा, शेडिंग बैंड का जो हमारा फ्लक्स जो है वो अपोज करेगा मेन फ्लक्स को, ठीक है। so the shading band current produces its own flux which adds the main flux, तो उसके वजह से शेडिंग बैंड का करंट उसका उसका खुद का फ्लक्स क्रिएट करेगा एंड दैट विल एड टू द मेन फ्लक्स। Since shading band produces adding flux in the shaded portion and the strength of a flux in the shaded portion increases and the magnetic axis lies in the shaded portion, ठीक है। ये कंडीशन में क्या होगा, ये कंडीशन में क्या होता है, जो एक्चुअल मोटर फ्लक्स रहता है और शेडिंग बैंड का जो फ्लक्स रहता है दोनों ऐड होते हैं, ठीक है। दोनों ऐड होने के वजह से यहाँ पे जो ईएमएफ जो है ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। तो जो नेट फ्लक्स रहेगा शेडिंग बैंड का वो ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू द अनशेडेड पोर्शन। तो हमारी मैग्नेटिक एक्सिस लाइन देखो शेडेड पोर्शन में शिफ्ट हुई है, ठीक है। अभी ये टाइम इंस्टेंट से हमें क्या पता चल रहा है, टाइम इंस्टेंट से हमें क्या पता चल रहा है कि जो मैग्नेटिक एक्सिस लाइन जो है वो फ्रॉम लेफ्ट यानी अनशेडेड पोर्शन से शेडेड पोर्शन में शिफ्ट होती है, ठीक है। इनके जो मैग्नेटिक इनके जो फ्लक्स है शेडेड बैंड के जो फ्लक्स है उसकी जो नेचर है, ठीक
ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है, उसके नेचर के अकॉर्डिंग ये मैग्नेटिक एक्सिस लाइन जो है अनशेडेड टू शेडेड पोर्शन शिफ्ट हुई है यहाँ पे, ठीक है। नाउ so thus it is seen that as the time passes, the magnetic neutral axis shifts from left to the right in every half cycle, from non-shaded area of a pole to the shaded area of the pole. And this gives to the some extent of a rotating field effect, which is sufficient to provide the starting torque to the squirrel cage rotor and rotor rotates. तो अभी ये जो मैग्नेटिक एक्सिस लाइन जो है, तो इसका हमने ये इतना क्यों पढ़ा, क्योंकि इसके हेल्प से क्या होता है, हमारे मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होता है, एंड बिकॉज ऑफ द स्टार्टिंग टॉर्क इज सफिशिएंट टू रोटेट द रोटर ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो ये था शेडेड पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टेटर में पोल्स है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द सैलिएंट पोल्स ऑन द स्टेटर एक्साइटेड बाय द सिंगल फेज सप्लाई और अगेन सिंगल फेज स्क्विरल केज रोटर है। अब जो स्टेटर पोल्स है वो दो पार्ट में स्प्लिट है, एक अनशेडेड पोर्शन एंड शेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन की वजह से यहाँ पे क्या क्या इफेक्ट होता है मोटर में, ठीक है, यहाँ पे टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है, स्टार्टिंग टॉर्क शेडिंग बैंड की वजह से, इसका वर्किंग यहाँ पे समझाया है, ठीक है। एट टाइम t इक्वल्स टू t1 क्या रहता है, जो हमारा एक्चुअल मेन फ्लक्स जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है और इंक्रीजिंग इन नेचर रहता है, ठीक है। सो ये एक्चुअल फ्लक्स और शेडिंग बैंड का फ्लक्स स्टार्टिंग में T1 कंडीशन में क्या करता है, दोनों अपोज करते हैं। सो जो नेट फ्लक्स प्रोड्यूस होता है शेडेड पोर्शन में वो कम रहता है अनशेडेड पोर्शन से। दैट्स वाई यहाँ पे मैग्नेटिक एक्सिस लाइन जो है वो अनशेडेड पोर्शन में अनशेडेड पोर्शन में है, ठीक है। जब अभी टाइम बढ़ता है, इंक्रीज होता है एट t इक्वल्स टू t2, तो इस समय क्या होता है, t इक्वल्स टू t2 यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस होता है and the rate of change of maximum flux is zero, so EMF or current flow is also zero in this band. So the shaded portion का जो, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी मैग्नेटिक एक्सिस लाइन जो है वो सेंटर में सेंटर ऑफ द पोल यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, अनशेडेड और शेडेड पोर्शन के सेंटर में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस होता है इस वजह से। नाउ एट t इक्वल्स टू द t3, यानी जब टाइम इंस्टेंट अभी t2 से t3 इंक्रीज हो रहा है, इस समय क्या होता है, ये कंडीशन में क्या होता है, मैग्नेटिक एक्सिस लाइन शेडेड पोर्शन में लाई करती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगेन मेन फ्लक्स जो है पॉजिटिव रहता है बट इट इज डिक्रीजिंग इन नेचर, ठीक है। तो शेडेड पोर्शन का जो फ्लक्स है वो ऐड हो जाता है मेन फ्लक्स के साथ, तो शेडेड पोर्शन जो है वहां पे नेट फ्लक्स ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू अनशेडेड पोर्शन। तो हमारी मैग्नेटिक एक्सिस लाइन क्या हो रही है, शेडेड पोर्शन में शिफ्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये हमारी मैग्नेटिक एक्सिस लाइन शिफ्ट होती है जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज होता है। तो ये मैग्नेटिक एक्सिस ये इसके वजह से क्या होता है, हमारा जो मोटर जो है, ठीक है, दिस गिव्स टू सम एक्सटेंट रोटेटिंग फील्ड इफेक्ट which is sufficient to provide the starting torque to the squirrel cage rotor and rotor starts rotating। इसके वजह से क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क सफिशिएंट स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में और हमारी रोटर जो है घूमना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो ये थी हमारी शेडेड पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ये समझा है सभी को? मैम ओके अभी हमारी नेक्स्ट मोटर है यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, मंडे को आपका जब लेक्चर लेगा तब हम ये लेंगे यूनिवर्सल मोटर। देन हिस्टेरेसिस मोटर है, एसी सीरीज मोटर के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा और पोर्शन है सेकेंड लेसन में, तो हम वो मंडे को जो लेक्चर्स है उसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आज अभी आपका जो है आईबी का लेक्चर जो है उसके स्लॉट में आपका ईसीए का लेक्चर होगा और ईडी का जो प्रैक्टिकल है वहां पर भी ईसीए का लेक्चर होगा, तो सभी को जो है अटेंड करना है, ओके। यस मैम।